बात करेंगे नए क्रॉप हमारे वीट के बारे में बात करेंगे। वीट गेहूं के बारे में बात करेंगे हम लोग। गेहूं के बारे में बात करेंगे। अब ये वीट जो है हमारे लिए भारत देश के लिए प्रमुख सीरियल क्रॉप के रूप में माना जाता है। धान के बाद हम लोग गेहूं को ही सबसे ज्यादा मात्रा पर सीरियल क्रॉप के रूप में लगाते हैं। और ये जो गेहूं है अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे पहले हम लोग इसके बॉटनिकल डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं कि कौन कौन से गेहूं हमारे पास पाए जाते हैं और कौन कौन से गेहूं को हम लोग लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर इसके बॉटनिकल नेम सबसे पहले देखते हैं। तो इसका जो पहला नंबर का गेहूं जो होता है इसको हम लोग जानते हैं, पहला नंबर का जो हमारा गेहूं है इसको हम लोग जानते हैं कॉमन ब्रेड वीट के नाम से। कॉमन ब्रेड वीट, या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कॉमन ब्रेड वीट को मैक्सिकन वीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैक्सिकन वीट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 1963 में इसी को नॉर्मन बोरलॉग ने भारत पर लेकर के आए हुए थे, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग बॉटनिकल नेम के बारे में बात करेंगे, इसके बॉटनिकल नेम के बारे में अगर हम लोग बात करना चाहेंगे, इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम होता है इसका बॉटनिकल नेम जो है, ठीक है। अगर हम लोग इसके दूसरे नंबर के पॉइंट के बारे में देखेंगे, ठीक है, तो ये होता है हेक्साप्लॉइड वीट है। हेक्साप्लॉइड है, और उस हेक्साप्लॉइड में भी अगर हम लोग जाके देखेंगे तो ये कैसा हेक्साप्लॉइड है? एलो हेक्साप्लॉइड है। कैसा है? एलो हेक्साप्लॉइड। तो इसमें गुण सूत्र की संख्या अगर हम लोग 2n = देखना चाहेंगे, ये होता है 42। कैसा रहेगा? 42। 6 जोड़ी गुण सूत्र रहेंगे इसमें, और 6 जोड़ी गुण सूत्र कैसे रहेंगे? अलग अलग प्रकार के हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके एरिया के बारे में, अगर हम लोग बात करें कि भारत देश में कितने सारे एरिया पर इसको लगाया जाता है, तो भारत देश में लगभग इसको 87% एरिया पर क्या किया जाता है? लगाया जाता है। कितने परसेंट एरिया पर? 87% एरिया पर। अगर इसके यूज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका यूज करते हैं हम लोग, यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए। किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए। साथ ही साथ हम लोग चपाती बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं, ब्रेड और चपाती बनाने के लिए। यही एक ऐसा गेहूं है मैक्सिकन वीट जो है, इसका इंट्रोडक्शन किया था, या इंट्रोड्यूस फ्रॉम, चलिए लिखते हैं हम लोग, इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम मैक्सिको। मैक्सिको से आया है ये गेहूं भैया। कहां से? मैक्सिको से आया है। इंट्रोड्यूस फ्रॉम मैक्सिको बाय, इसको लेकर के आया था N.E. बोरलॉग जी ने। N.E. बोरलॉग इन 1963 में इस गेहूं को हम लोग लेकर के आए थे। 1963 से पहले हमारे पास मैक्सिकन गेहूं नहीं था। इससे पहले हम लोग कौन सा गेहूं लगाते थे? इंडियन गेहूं लगाते थे। कौन सा लगाते थे? इंडियन गेहूं लगाते थे जी, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास पहला नंबर का गेहूं हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? कॉमन ब्रेड वीट। क्या बोलेंगे? कॉमन ब्रेड वीट बोलेंगे। दूसरा नंबर का जो हमारे पास गेहूं होता है, उस दूसरे नंबर के गेहूं को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ड्यूरम वीट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ड्यूरम बोलेंगे। या इसी गेहूं को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, मकरोनी के नाम से जानते हैं। ड्यूरम बोलेंगे, या तो फिर हम लोग मकरोनी वीट के नाम से इसी को हम लोग जानते हैं, ठीक है। दो प्रकार के गेहूं देख लिए हम लोग, या तो फिर ड्यूरम वीट बोलेंगे, या तो फिर इसी को क्या बोलेंगे? मकरोनी वीट बोलेंगे। अगर इसके बॉटनिकल नेम के बारे में बात किया जाए तो इसका बॉटनिकल नेम जो होता है, ठीक है, अगर इसके बॉटनिकल नेम के बारे में बात करेंगे तो इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। क्या होगा? ट्रिटिकम ड्यूरम। अगर इसके एरिया के बारे में बात किया जाएगा कि भारत देश में कितने सारे एरिया पर इसकी खेती किया जाता है, तो भारत देश में लगभग 12% क्षेत्रफल पर इसकी खेती किया जाता है। कहां पर करते हैं? 12% क्षेत्रफल पर हम लोग इसकी खेती करते हैं।
अगर इसके यूज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका यूज कहां पर किया जाता है या इसका यूज किस पर्पस के लिए हम लोग करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम लोग किस पर्पस पर, सूजी बनाने के लिए, सेवइयां बनाने के लिए, ठीक है, सूजी बनाने के लिए, सेवई बनाने के लिए इस व्हीट का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ उपमा भी बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, उपमा भी बना सकते हैं, ठीक है, इन सारे कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जो खेती है, अगर हम लोग खेती के बारे में बात करेंगे तो मेनली कल्टीवेटेड इन सेंट्रल टू साउथ इंडिया। कहां पर खेती करेंगे इसके, मुख्य रूप से दक्षिण भारत और मध्य भारत में इसकी खेती किया जाता है। तो ये दो प्रकार के हमारे पास गेहूं हो गया, एक हमारे पास रोटी बनाने वाले गेहूं जी, और एक हम लोग कौन सा गेहूं देखे हैं, उपमा बनाने वाले या सूजी बनाने वाले गेहूं हम लोगों को देखने के लिए मिल गए। ये दोनों गेहूं हमारे पास आता है मिल लिए, ठीक है। अगर हम लोग इसके तीसरा नंबर के गेहूं के बारे में अगर बात करेंगे तो तीसरा नंबर का जो गेहूं होता है इसको हम लोग बोलते हैं ईमर व्हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईमर व्हीट बोलते हैं। ये तीसरा नंबर का गेहूं है ईमर व्हीट। अगर इसके बॉटनिकल नेम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, यहाँ से बॉटनिकल नेम सब पूछे जाते हैं ना भाई, ठीक है। अगर इसके बॉटनिकल नेम के बारे में बात करेंगे तो ये होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। क्या होता है, ट्रिटिकम डाइकोकम होता है। और ये जो गेहूं है, ठीक है, चलिए ये वाला पहले देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन और लिख लेते हैं। जो ट्रिटिकम ड्यूरम जो होता है ना, ये जो है टेट्राप्लॉइड है, ये टेट्राप्लॉइड व्हीट है। अब टेट्राप्लॉइड होने के कारण यहाँ पर 2n इज इक्वल टू हमको कितना देखने को मिलेगा, 28 देखने को मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पर 4 जोड़ी गुणसूत्र होता है, पहले जो एस्टियम होता है उसमें 6 जोड़ी रहता है और ड्यूरम में कितना रहेगा, 4 जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या रहेगा। ये ईमर व्हीट भी होता है, ये भी कैसा रहता है, टेट्राप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड है ये भी। और टेट्राप्लॉइड होने के कारण 2n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। अगर इसके एरिया के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे ईमर व्हीट की, तो इसकी क्षेत्रफल लगभग 1% ही है। कितना है, 1% क्षेत्रफल पर लगाया जाता है। कहां पर लगाते हैं, तो मेनली कल्टीवेटेड इन साउथ इंडिया में लगाएंगे जी। कहां पर लगाते हैं, साउथ इंडिया में लगाया जाता है। अगर इसके यूज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसका उपयोग कहां पर करते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है उत्तपम बनाने के लिए। कहां पर, उत्तपम बनाने के लिए, ठीक है। जो इडली डोसा उत्तपम जो होता है, वही उत्तपम बनाने के लिए इसका उपयोग लगभग किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि ये तो हो गए हमारे पास 3 प्रकार के गेहूं, एक हो गया सूजी बनाने वाले गेहूं, एक हो गया उत्तपम बनाने वाले गेहूं, और एक हो गया हमारे पास कॉमन ब्रेड व्हीट जो 1963 में हम लोग लेकर के आए। उससे पहले जो हम लोग गेहूं लगाते थे उसको किस नाम से जानते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास चौथे नंबर का गेहूं। और उस चौथे नंबर के गेहूं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देसी गेहूं कह सकते हैं, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, देसी व्हीट बोल सकते हैं, ठीक है, या ओल्ड व्हीट बोल सकते हैं, या OLD ओल्ड व्हीट भी हम लोग बोल सकते हैं। देसी गेहूं या तो फिर ओल्ड व्हीट बोल सकते हैं। 1963 से पहले कौन से गेहूं के यहाँ पर लगाया जाता था, तो 1963 से पहले जो हम लोग गेहूं को लगाते थे उसका बॉटनिकल नेम जो है वो है ट्रिटिकम वल्गेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ट्रिटिकम वल्गेयर के नाम से जानते हैं। ये वल्गेयर के नाम से जानेंगे, ट्रिटिकम वल्गेयर के नाम से जानेंगे। ये जो गेहूं होता है ये होता है हेक्साप्लॉइड। ये कैसा रहेगा, हेक्साप्लॉइड रहेगा। मतलब 2n इज इक्वल टू क्या देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर, 42 देखने के लिए मिलेगा। इसीलिए इसी गेहूं को रिप्लेस करके हम लोग क्या किए हैं, मैक्सिकन गेहूं को लगाते हैं। 1963 से पहले हम लोग ट्रिटिकम वल्गेयर लगाया करते थे, लेकिन जैसे ही हमारे पास मैक्सिकन व्हीट आया तो उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गया, हाई हो गया।
तो हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी होने के कारण और साथ ही साथ मैक्सिकन गेहूं की जो प्लांट है वो छोटा होने के कारण हम लोग क्या करने लगे, मैक्सिकन गेहूं को ट्रेटिकम एस्टिवम को लगाने लगे। धीरे धीरे ये वल्गियर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो रिप्लेस होने के मुख्य कारण ये भी है कि एक हेक्साप्लॉइड वीट था जिसके कारण हम लोग इसको आसानी से क्या कर पाए, रिप्लेस कर पाए। ठीक है, इसकी जो खेती है लगभग अभी तो नहीं किया जाता है, लेकिन पहले के समय पर क्या किया जाता था, इसकी खेती हम लोग कहां पर करते थे, इंडो गैंगेटिक प्लेन जोन पर। इंडो गैंगेटिक प्लेन जोन, इंडो गैंगेटिक प्लेन जोन मेनली कल्टिवेटेड मेनली क्या करते थे हम लोग, इसकी कल्टीवेशन करते थे। अगर इसके यूज के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो इसका भी यूज करते थे हम लोग कहां पर, चपाती बनाने के लिए। कहां पर, चपाती बनाने के लिए यूज करते थे, या तो फिर हम लोग ब्रेड बनाने के लिए इसका यूज करते थे। अब मैं चाहे ब्रेड बोलूं या तो फिर मैं क्या बोलूं, चपाती बोलूं। तो ये हो गया हमारे पास कितने प्रकार के गेहूं, 4 प्रकार के गेहूं। याद रखिएगा 2 गेहूं हमारे लिए टेट्राप्लॉइड है और 2 गेहूं कैसा है हमारे लिए, हेक्साप्लॉइड वीट है। यहाँ पर जो 5वें नंबर के जो गेहूं आता है, ठीक है, 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं इकॉर्न वीट बोलते हैं। 5वां नंबर पर जो हमारे पास वीट आएगा उसको क्या कहते हैं, इकॉर्न वीट बोलते हैं। या तो इसी इकॉर्न वीट को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइल्ड भी बोल सकते हैं, वाइल्ड वीट भी बोल सकते हैं। इकॉर्न वीट या तो फिर वाइल्ड वीट बोलते हैं। अगर इसके बॉटनिकल नेम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो होता है ट्रिटिकम मोनोकोकम। ट्रिटिकम मोनोकोकम होता है। याद रखिएगा वाइल्ड वीट का क्या है, ट्रिटिकम मोनोकोकम है, जबकि ड्यूरम का क्या है, डाइकोकम है। ड्यूरम से डाइकोकम, डी फॉर डी। ठीक है, तो वहां पर आप डी को मिलाकर के देख लेंगे। ये जो गेहूं होता है ये होता है डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। मतलब यहाँ पर 2 n = हमको कितना देखने को मिलेगा, 14 देखने को मिलेगा। मैं आपको बताया था कि एक जोड़ी में कितना होता है, 7 होता है, इसलिए 7 छक्के 42 वहां पर था। यहाँ पर 7 दूनी कितना रहेगा, 14 रहेगा। ये जो गेहूं है ये वाइल्ड टाइप है, इट इज अ वाइल्ड टाइप। ये कैसा रहेगा, वाइल्ड टाइप के गेहूं है, इट इज अ वाइल्ड टाइप के गेहूं है। मतलब इसकी खेती हम लोग नहीं करते हैं, इसकी खेती हम लोग नहीं करते हैं। अगर इस पूरे गेहूं के ओरिजिन प्लेस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट नंबर के जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी ओरिजिन प्लेस के बारे में बात करेंगे तो इसका ओरिजिन होता है साउथ वेस्ट एशिया। क्या होता है, साउथ वेस्ट एशिया। या पेपर में कभी कभी डायरेक्टली पूछता है कि कहां पर इसका ओरिजिन है, तो कहां पर है, टर्की में। कहां पर, टर्की में देखने को मिलता है। याद रखिएगा धान का होता है साउथ ईस्ट एशिया और वीट का क्या होता है, साउथ वेस्ट एशिया। जस्ट अपोजिट है। धान के हम लोग क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो क्या होता है 24 और इसका क्या होता है 42। उल्टा उल्टा है, वहां पर 24 है, यहाँ पर 42 है। यहाँ पर, वहां पर ईस्ट इंडिया था, सॉरी ईस्ट एशिया था, यहाँ पर क्या है, वेस्ट एशिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या, बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन। गेहूं के अगर हम लोग बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करेंगे तो अगर हम लोग देखेंगे कि गेहूं के एरिया प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, एरिया के बारे में बात करते हैं। गेहूं का एरिया सबसे ज्यादा कहां पर है, तो गेहूं की सर्वाधिक एरिया हम लोगों को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर हमको देखने को मिलता है कहां पर, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर देखने को मिलता है हमको कहां पर, पंजाब में देखने को मिलता है। कहां पर, पंजाब में देखने को मिलता है। आपको एक बात और याद होगा, आप लोग वो आशीर्वाद आटा की विज्ञापन देखते होंगे, वहां पर लिखता है कि यूपी एमपी से हम लोग चुन चुन करके गेहूं लेकर के आए हुए हैं करके। तो जहां पर भैया ज्यादा प्रोडक्शन होता होगा, जहां पर एरिया ज्यादा होगा, वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन करने के लिए, गेहूं की सिलेक्शन करने के लिए लेकर के जाएंगे। तो ये यूपी और एमपी में ही क्या होता है, सर्वाधिक गेहूं के एरिया है। अब चूंकि ज्यादा एरिया होने के कारण यहाँ पर इसका प्रोडक्शन भी हम लोगों को ज्यादा मात्रा में ही देखने के लिए मिलेगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इसका प्रोडक्शन होता है सबसे ज्यादा मात्रा पर कहां पर, उत्तर प्रदेश में ही होता है। कहां पर होगा, उत्तर प्रदेश में। और चूंकि पंजाब में जो है गेहूं का जो गेहूं हम लोग जो लगाते हैं वहां पर इरिगेशन ज्यादा मात्रा पर किया जाता है, इरिगेशन हाईली इरिगेटेड, वहां पर क्या है, वीट की खेती किया जाता है। देयरफॉर यहाँ पर प्रोडक्शन में एमपी से पहले क्या आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
पंजाब आ जाएगा, पंजाब में सर्वाधिक होगा उत्पादन। अब पंजाब के बाद फिर आता है अगला नंबर पर किसका, एमपी का नंबर आता है, किसका, एमपी का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में एरिया कम है लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। मतलब यहां पर अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा कहां पर आ जाता है, पंजाब में आ जाता है। कहां पर, पंजाब में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए क्या, एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब दूसरा नंबर का जो हुआ है हमारे पास सवाल कि 1963 से पहले हमारे भारत देश पर ना गेहूं की ज्यादातर खेती नहीं किया जाता था, ज्यादातर हमारे भारत देश पर खेती गेहूं की नहीं किया जाता था। तो ऐसे कौन से एरिया है जो नॉन ट्रेडिशनल एरिया है गेहूं की खेती के, जहां पर गेहूं की खेती पहले हम लोग नहीं करते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, सीधा मेरे साथ लिखते हुए चलेंगे, क्या लिखेंगे, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ wheat, नॉन ट्रेडिशनल एरिया ऑफ wheat कल्टीवेशन। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर गेहूं की परंपरागत खेती हम लोग नहीं करते थे। तो गेहूं की गैर परंपरागत जो क्षेत्र है वो है वेस्ट बंगाल। क्या है, वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल में परंपरागत गेहूं की खेती पहले हम लोग नहीं करते थे, अभी की डेट पर हम लोग करते हैं। लेकिन ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन ये हो सकता है कि ट्रेडिशनल एरिया ऑफ व्हीट कल्टीवेशन, कहां पर हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा पर गेहूं की खेती करते थे, ये या पहले से हम लोग करते हुए आ रहे हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रेडिशनल एरिया ऑफ व्हीट कल्टीवेशन, कहां पर हम लोग ट्रेडिशनली व्हीट की क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो व्हीट की ट्रेडिशनली जो खेती है वो किया जाता है, या हम लोग करते थे, व्हीट की ट्रेडिशनली खेती करते थे कहां पर, पंजाब में। कहां, पंजाब में। और करते थे हम लोग कहां पर, हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ट्रेडिशनल एरिया है व्हीट की खेती करने के। पहले के जमाने से हम लोग वहां पर गेहूं की खेती करते हुए आ रहे हैं। मैं अभी बताया था इंडो गंगेटिक जो प्लेन जोन है, तो इंडो गंगेटिक प्लेन जोन में ही हम लोग क्या करते थे, ट्रिटिकम वल्गेयर को लगाते थे। तो यही वो एरिया है, ट्रेडिशनल एरिया है। क्या है, ट्रेडिशनल एरिया है। अब गेहूं में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से सबसे ज्यादा जो सवाल है वो पूछा जाता है, यहाँ से इरिगेशन से सवाल पूछा जाता है। इसके कहां से, इरिगेशन से। कहां से पूछा जाता है, इरिगेशन से। तो ये इसके इरिगेशन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके इरिगेशन में जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। सीधा हम लोग सवाल के बारे में ही चर्चा करते हैं। अगर वो आप लोगों से पूछा, क्या पूछा कि कितना पानी की आवश्यकता होती है, वाटर रिक्वायरमेंट कितना होता है गेहूं की क्रॉप को, तो यहां पर लिख लेंगे वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर रिक्वायरमेंट, इसको गेहूं की फसल की जो है वाटर रिक्वायरमेंट होती है 45 से लेकर के 65 सेंटीमीटर। कितना पानी की आवश्यकता होती है, 45 से लेकर के 65 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 45 से 65 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता तो पड़ रही है, पर अगर हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ क्रिटिकल स्टेज के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्रिटिकल स्टेजेस। ठीक है, इसमें कितना नंबर ऑफ क्रिटिकल स्टेजेस होता है, इसमें क्रिटिकल स्टेजेस की संख्या जो है वो कितना है, 6 है। कितना है, 6 क्रिटिकल स्टेजेस है। और इस 6 क्रिटिकल स्टेजेस के बारे में जो साइंटिस्ट ने बताया है उस साइंटिस्ट के बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ wheat, critical stages of wheat is given by, गेहूं में क्रिटिकल स्टेज के बारे में किसने बताया, तो गेहूं में क्रिटिकल स्टेज के बारे में बताया था बीएल भारद्वाज जी ने बताया था। किसने बताया था, बीएल भारद्वाज ने बताया था। किसने बताया, बीएल भारद्वाज जी ने बताया। बीएल भारद्वाज जी ने गेहूं की क्रिटिकल स्टेज के बारे में बताया। अगर अगला नंबर के क्वेश्चन पूछे कि गेहूं में सिंचाई करने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा होता है, ठीक है, यहां पर लिखेंगे सुइटेबल मेथड।
सुटेबल मेथड, ठीक है। सुटेबल मेथड जो होता है, अगर वो सुटेबल मेथड को पूछा हुआ है, अगर सुटेबल मेथड को वो पूछता है कि सरफेस फ्लो में, ठीक है, सरफेस इरिगेशन में हम लोगों के लिए सबसे सुटेबल मेथड कौन सा होता है करके, तो सुटेबल मेथड होता है चेक बेसिन मेथड। कौन सा मेथड? चेक बेसिन मेथड जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, सुटेबल माना जाता है। लेकिन यहीं पर अगर पूछ दिया आप लोगों से बेस्ट मेथड पूछता है, क्या पूछा? बेस्ट मेथड अगर आप लोगों से पूछा, बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, चलिए फिर से इरिगेशन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग इरिगेशन के बारे में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बेस्ट मेथड के बारे में अगर पूछेगा गेहूं में सिंचाई करने की, तो गेहूं में सिंचाई करने की जो सबसे अच्छी विधि होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्प्रिंकलर इरिगेशन। कौन सा होगा? स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसे अच्छा मानते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस कौन सा होता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहां से, मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस, सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेजेस कौन सा होता है? तो गेहूं में सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेजेस जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? CRI स्टेज। क्या बोलते हैं? CRI स्टेज बोलते हैं, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज के नाम से जानते हैं। अब ये हम लोग देखे हैं 6 अलग अलग स्टेज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। उस 6 अलग अलग स्टेज को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ करके देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे क्रिटिकल स्टेजेस है जो गेहूं में सिंचाई हम लोगों को करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्रिटिकल स्टेजेस को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करेंगे क्रिटिकल स्टेज के बारे में, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन, क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ इरिगेशन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तभी मैं जैसे बताया आप लोगों के लिए 6 स्टेज होता है करके, तो आपको ये नंबर याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे जो पहला स्टेज आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? CRI स्टेज बोलते हैं। दूसरा नंबर का जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? टिलरिंग स्टेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ज्वाइंटिंग स्टेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ज्वाइंटिंग। चौथा नंबर का जो स्टेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिल्किंग। क्या बोलेंगे? मिल्किंग बोलेंगे। 5वां नंबर का जो स्टेज आता है इसको बोलते हैं, 5वें नंबर के स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे? चलिए मिल्किंग नहीं होगा, पहले तो हमारे पास क्या होगा? फ्लावरिंग आएगा, फ्लावरिंग के बाद फिर मिल्किंग आएगा। चौथा नंबर का जो स्टेज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग। फ्लावरिंग स्टेज होगा। फिर 5वां नंबर का जो स्टेज होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिल्किंग स्टेज बोलेंगे। ये मिल्किंग स्टेज हो गया। जो 6वां नंबर का जो स्टेज है, इस 6वें नंबर के स्टेज को हम लोग बोलते हैं DOUGH, डब स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 6 अलग अलग परिस्थितियों पर गेहूं पर क्या करना चाहिए हम लोगों को? सिंचाई करना चाहिए। टिलरिंग पर, CRI पर, ज्वाइंटिंग पर, फ्लावरिंग पर, मिल्किंग पर, और कब करना चाहिए? डब स्टेज पर 6 अलग अलग स्टेज पर सिंचाई करना चाहिए, जिनमें से सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल स्टेजेस है वो क्या होता है? CRI ही होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि CRI स्टेज जो है वो कब देखने के लिए मिलता है, तो CRI स्टेज जो है वो 21 डे आफ्टर सोइंग, गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। कब देखने को मिलेगा? गेहूं की बुआई के 21 दिन बाद देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये उसके बाद ये जो प्रत्येक स्टेज है वो लगभग 20 दिन के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं ये वाला जो स्टेज है, टिलरिंग स्टेज कब आ जाएगा? तो ये 20 दिन है, तो ये कब आ जाएगा? 40 से लेकर के 45 डे आफ्टर सोइंग में आ जाएगा। उसके बाद ज्वाइंटिंग वाला जो स्टेज है वो कब आ जाएगा? ये हो गया हमारे पास 20 से 40 दिन पर आया। ये आ जाएगा हमारे पास कितने दिन में? 60 से लेकर के 65 डे आफ्टर सोइंग में आ जाएगा। उसके बाद कब आएगा? 80 से लेकर के 85 डे आफ्टर सोइंग में ये आ जाएगा। उसके बाद ये वाला जो स्टेज है ये आएगा 100 डे आफ्टर सोइंग में, ठीक है, 100 दिन बाद आएगा। ये लास्ट वाला जो स्टेज है, ये जो स्टेज है ये थोड़ा सा गेहूं लगाने के 10 दिन, ये स्टेज जो है 10 दिन पहले आ जाता है, क्योंकि हम लोग लगाए हुए हैं नवंबर में, काट रहे हैं कब? फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च के सप्ताह में काटेंगे, तो क्या होता है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जा रहता है। देयरफॉर ये वाला जो स्टेज है वो क्या जाएगा? 110 दिन पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, 110 दिन में देखने को मिलेगा। तो ये 6 बार हम लोगों को क्या करना चाहिए? सिंचाई करना चाहिए।
जबकि ये जो CRI जो होता है क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल होता है। क्या होता है, मोस्ट क्रिटिकल। अगर अब आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि गेहूं में 6 बार तो सिंचाई करना चाहिए, कितने बार सिंचाई करना चाहिए, 6 बार, लेकिन 6 बार सिंचाई करने के लिए गेहूं के पास, सिंचाई करने के लिए किसान भाई के पास पानी नहीं होता है, तो वो क्या करे। अगर किसान भाई के पास केवल 1 बार सिंचाई करने के लिए पानी हो, तब किस स्थिति पर वो अपने सिंचाई के शेड्यूल को बनाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा नंबर का ये जो क्वेश्चन है, या क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान के चलिए कि अगर किसान के पास केवल 1 बार सिंचाई करने के पानी है, ठीक है, तो पहला नंबर के कंडीशन हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला नंबर के कंडीशन को देखते हैं। व्हेन फार्मर हैव 1 इरिगेशन, ठीक है, अगर किसान के पास क्या है, केवल 1 बार सिंचाई करने के लिए पानी है, ठीक है, कितने बार सिंचाई करने की पानी है, 1 बार सिंचाई करने की पानी है, तब वो किस अवस्था पर क्या करे, सिंचाई करे। तो अगर किसान भाई के पास केवल 1 बार सिंचाई करने के पानी है, तो वो कहां पर जाकर के सिंचाई करेगा, उसको सिंचाई करना चाहिए, कौन सी स्टेज पर सिंचाई करना चाहिए, CRI स्टेज पर सिंचाई करना चाहिए, क्योंकि CRI स्टेज जो होता है वो क्या होता है, सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। कैसा माना जाता है, सबसे क्रिटिकल स्टेज माना जाता है। अगर हम लोग दूसरे नंबर पर देखेंगे कि अगर यहीं पर बोल दिया जाए व्हेन फार्मर हैव 2 इरिगेशन, ठीक है, अगर किसान के पास क्या है, 2 बार सिंचाई करने के लिए पानी है, तो 2 बार सिंचाई करने के लिए पानी है, तो कौन कौन सी स्टेज पर वो सिंचाई करे, तो उसको तो CRI स्टेज पर पहले नंबर पर पानी देना ही पड़ेगा। CRI स्टेज पर क्या करना पड़ेगा, पानी देना ही पड़ेगा। तो पहला नंबर पर CRI पर वो पानी दे देगा। दूसरा नंबर पर पानी देने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि ये मान के चलिए वो पहले नंबर पर CRI स्टेज पर पानी दिया है, तो अब वो क्या करेगा, 2 स्टेज को ना स्किप कर जाएगा, ये वाली स्टेज को स्किप करेगा और ये वाली स्टेज को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। तो 1 बार पानी दिया, 2 बार छोड़ दिया, फिर से वो क्या करेगा, अगले नंबर की स्टेज पर पानी देगा। तो 1 बार पानी देगा, 2 बार छोड़ेगा, 1 बार पानी देगा, 2 बार छोड़ेगा। तो अगर उसके पास 2 बार सिंचाई करने की पानी है, तो 1 बार CRI में देगा और 1 बार कहां पर देगा, वो फ्लावरिंग स्टेज पर। कहां पर देगा, फ्लावरिंग स्टेज पर। अगर यहीं पर तीसरा नंबर के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे कि व्हेन फार्मर हैव, अगर फार्मर के पास, व्हेन फार्मर हैव 3 इरिगेशन वाटर, 3 बार सिंचाई करने के लिए उसके पास अगर पानी है, तो 3 बार सिंचाई करने के लिए पानी है, तो कौन कौन सी स्टेज पर पानी देगा। तो हमको पता है कि पहले नंबर पर तो हमको पानी देना ही पड़ेगा, CRI स्टेज पर पानी देना ही पड़ेगा। दूसरा नंबर कौन पर पानी देगा और तीसरे नंबर पर कब वो पानी देगा। तो ध्यान से समझते हैं कि कहां कहां पर पानी देगा। देखिए, अब अगर किसान के पास 3 बार सिंचाई देने के लिए पानी है, तो 1 बार तो उसको क्या करना पड़ेगा, CRI स्टेज पर पानी देना ही पड़ेगा। तो 1 बार पानी देगा, दूसरे बार को स्किप करेगा, ठीक है, फिर से पानी देगा, फिर से क्या कर देगा, वो स्किप करेगा, फिर से यहाँ पर क्या करेगा, वो पानी देगा। तो 1 बार पानी दिया, दूसरे बार स्किप किया, 1 बार पानी दिया, दूसरे बार स्किप किया, 1 बार पानी दिया, दूसरे बार स्किप किया। तो पहले नंबर पर CRI पर पानी देगा। दूसरा नंबर का जो पानी दे रहा है वो कौन सा स्टेज हो जाएगा, ज्वाइंटिंग स्टेज। कौन सा हो जाएगा, ज्वाइंटिंग स्टेज पर पानी देगा। और तीसरे नंबर पर कहां पर पानी देता है, वो मिल्किंग पर। कहां पर पानी देगा, मिल्किंग स्टेज पर। तो ये 3 बार क्या करेगा, वो पानी दे सकता है। तो यहां से भी कुछ इस प्रकार से भी आप लोगों को प्रश्न देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर 1 बार सिंचाई करने के पानी है, तब कहां पर वो सिंचाई करेगा, 2 बार सिंचाई करने की पानी है, तब वो कहां पर सिंचाई करेगा, या 3 बार सिंचाई करने की पानी है, तो कहां पर सिंचाई कर सकता है। तो इसके इरिगेशन से कुछ आपको इस प्रकार से प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। ये हो गया हमारे लिए क्या, सिंचाई के बारे में। अगर अगला टॉपिक अगर हम लोग गेहूं में देखेंगे, तो गेहूं का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या हो सकता है, वीड आ सकता है। इसमें क्या सकता है, वीड भी देखने के लिए हम लोगों को मिल सकता है, खरपतवार भी हम लोगों को देखने के लिए यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। और इसके वीड से भी क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके वीड से देखते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के हमको वीड देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर का जो वीड होता है उसको हम लोग बोलते हैं मिमिक्री वीड। क्या बोलते हैं, मिमिक्री वीड बोलते हैं। मिमिक्री का मतलब होता है नकलची खरपतवार। ऐसे कौन से खरपतवार है जो गेहूं के खेत पर नकलची होता है। तो नकलची खरपतवार मतलब ऐसा होगा कि ये जो खरपतवार का पौधा है ये हमारे सेम टू सेम हमारे पास जो गेहूं के पौधे के समान ही दिखाई देगा। मान के चलिए ये हमारे पास कोई एक गेहूं का पौधा है,
ये गेहूं का पौधा है, अगर हम लोग इसको गेहूं का पौधा बोले तो सेम ऐसे ही ये पौधा हमको दिखाई दे रहा होगा। इसको अगर मैं बोल देता हूं वीट, ठीक है, गेहूं बोलता हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, वीड बोलूंगा। क्या बोलूंगा, वीड बोलूंगा। अब दोनों पौधा जो है वो लगभग लगभग क्या हो रहे हैं, एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो फिजिकली जो वीड का प्लांट है वो हमारे पास जो गेहूं के पौधे के समान ही क्या हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे खरपतवार को हम लोग क्या कहते हैं, मिमिक्री वीड कहते हैं। तो गेहूं के खेत पर मिमिक्री जो वीड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वीड है, ये होता है क्या हमारे लिए, फेलेरिस माइनर। क्या होता है, फेलेरिस माइनर। क्या रहेगा, फेलेरिस माइनर जो है वो क्या होता है, गेहूं में मिमिक्री वीड कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या कहला गया, मिमिक्री वीड कहला गया भैया। ठीक है, पहला नंबर का वीड हम लोगों को देखने को मिल गया। दूसरा नंबर का जो वीड होता है गेहूं के खेत पर, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शनल वीड। ऑब्जेक्शनल वीड। अब ये ऑब्जेक्शनल वीड क्या चीज होता है, तो ऑब्जेक्शनल वीड कहने का मतलब ये होता है कि अगर गेहूं का बीज और जो खरपतवार का बीज है वो दोनों को एक साथ हम लोग मिला दे, तो दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो दोनों के बीच पर क्या नहीं, हम लोग आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो अभी पूरा पौधा एक जैसे दिखाई दे रहा था, तो मिमिक्री वीड में क्या हो रहा था, पूरा पौधा एक जैसे दिखाई देता, प्लांट लुक लाइक अ क्रॉप प्लांट। ठीक है, हमारे पास वीट प्लांट इज अ लुक लाइक अ क्रॉप प्लांट, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहा था मिमिक्री वीड में। ऑब्जेक्शनल वीड में क्या होता है कि जो हमारे पास वीड के सीड है और जो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्रॉप के सीड है, वो दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। देयरफॉर इट्स सेपरेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट। इन दोनों को अलग करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जब दोनों के बीज आपस में क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्शनल वीड में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यहाँ पर कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस। क्या देखने को मिलता है, कॉन्वोल्वुलस अर्बेंसिस। इसी को हम लोग जानते हैं हिरणखुरी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, हिरणखुरी के नाम से जानते हैं। इन दोनों का बीज जो है वो लगभग लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहा होता है। दो खरपतवार हो गए हमारे लिए। तीसरा नंबर का जो खरपतवार होता है उसको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट वीड। एब्सोल्यूट वीड मतलब ये गेहूं का खेत का एक प्रमुख वीड है। ठीक है, गेहूं के खेत के साथ ही वो लगभग लगभग ज्यादा मात्रा पर ये पाया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम। इसी को हम लोग हिंदी में जानते हैं भथुआ भाजी के नाम से। भथुआ भाजी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हो गया एब्सोल्यूट वीड। तीसरा नंबर का जो वीड आता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नॉक्सियस वीड बोलते हैं। नॉक्सियस वीड ये खतरनाक वीड है, इसका कंट्रोल करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नॉक्सियस वीड में हम लोगों को देखने को मिलता है क्या, क्या देखने को मिलता है, पार्थेनियम। पार्थेनियम स्पीसीज देखने को मिलेगा हम लोगों को। लगभग लगभग यहाँ पर हमको गाजर घास देखने के लिए मिल जाता है। अब ये गाजर घास क्या होता है, उसका नॉक्सियस वीड होता है। तो ये चार प्रकार के खरपतवार हमारे गेहूं के खेत पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो आपको सीधा पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्शनल वीड कौन सा है, मिमिक्री वीड कौन सा है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके कंट्रोल करने के लिए देखिए, गेहूं का जो फसल होता है वो सबसे ज्यादा खरपतवार नाशी चाहने वाली फसल होता है। लार्जेस्ट वीडीसाइड रिक्वायरमेंट क्रॉप इज अ वीट, क्योंकि वीट के खेत पर हम लोग इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करते हैं। खरपतवार निकालने के लिए किसी भी प्रकार की निदाई गुड़ाई का काम नहीं किया जाता है। अब निदाई गुड़ाई का काम नहीं करेंगे और हमारे खेत पर अलग अलग प्रकार के खरपतवार आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा केमिकल के ऊपर क्या रहना रहता है, डिपेंड रहने लगता है। या तो फिर आप लोग बायोकेमिकल यूज करो या तो फिर आप लोग डायरेक्ट केमिकल का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इसके कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे। तो ये हो गया कंट्रोल। तो इसके कंट्रोल करने के लिए सबसे ज्यादा जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है आइसोप्रोटिरान। ये दवा का नाम है आइसोप्रोटिरान, और ये आइसोप्रोटिरान दवा का हम लोग उपयोग करते हैं 0.75 kg पर हेक्टेयर, 0.75 kg पर हेक्टेयर एट 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग। मतलब ये पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड है। कैसा है, पोस्ट इमरजेंस हमको हर्बिसाइड देखने के लिए मिलता है। 8
30 to 35 डे आफ्टर सोइंग में हम लोग इसका क्या करेंगे, यूज करेंगे। मतलब ये कैसा है, ये पोस्ट इमरजेंसी सर्विसाइड है। और पोस्ट इमरजेंसी सर्विसाइड है, यूज क्यों करते हैं हम लोग इसका, टू कंट्रोल नैरोली फीड। किसको कंट्रोल करेगा ये, नैरोली फीड को। जो चौड़ी पत्ती जो संकरी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे कि फाइलेरिस माइनर गेहूं के पौधे के जैसे दिखाई देगा, हमारे खेत पर वाइल्ड वोट भी आ सकता है, उन सारे खरपतवार को नष्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, आइसोप्रोटेनॉन नामक एक दवा का उपयोग हम लोग कर रहे होते हैं। अब बात को समझिएगा थोड़ी मेरी बात को। अब वीट की क्रॉप हम लोग हर साल लगाएंगे तो इसमें इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, और इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करेंगे मतलब हमको हर बार क्या डालना पड़ेगा, आइसोप्रोटेनॉन नाम की दवा को डालना पड़ेगा। तो जब बार बार हम लोग एक ही दवा का क्या करते हैं, उपयोग कर रहे होते हैं, तो वो पौधा उसका बायोटाइप बना लेता है, या उस पौधे के उस दवा के लिए क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए बात को समझिएगा कि आज मेरे सर में दर्द होता है और मैं बाजार से लेकर के आ जाता हूं डिस्प्रिन, और डिस्प्रिन के टेबलेट को खा लेता हूं, तो मेरा सर दर्द क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो 2 दिन बाद फिर से सर में दर्द हुआ, फिर से डिस्प्रिन लिया, फिर से ठीक हो गया। 2 दिन बाद फिर से दर्द हुआ, फिर से डिस्प्रिन लिया, फिर से मैं क्या हो गया, ठीक हो गया। अगले बार जब मेरा क्या होगा, सर में दर्द होगा और मैं अगर डिस्प्रिन की टेबलेट खाऊंगा तो क्या मेरा सर की दर्द ठीक होगा, हमारा सर का दर्द ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा बॉडी जो है वो डिस्प्रिन की टेबलेट के लिए, केमिकल के लिए क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुका है। तो मेरे को अब दवा को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लूंगा, डिस्प्रिन की जगह पर कोई दूसरी दवा लेकर के आऊंगा जो सेम फार्मूलेशन के, लगभग सेम फार्मूलेशन के होंगे। तो बाजार में मिलता है हमारे पास सर दर्द की दवा के नाम पे दूसरा दवा मिलेगा जी, क्या मिलेगा, सेरेडॉन जैसे कि मिलेगा, सिर्फ एक सेरेडॉन, और सर दर्द से आराम। बस वही कहानी है कि गेहूं के खेत पर अगर हम लोग जाकर के देखेंगे तो बार बार हम लोग आइसोप्रोटेनॉन नामक दवा का उपयोग कर रहे होते हैं, तो जो फाइलेरिस माइनर का पौधा है वो इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, अपना बायोटाइप बना लेता है, रेसेस बना लेता है, देयरफॉर वो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके जगह पर कोई दूसरी दवा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो दूसरा दवा हमको देखने के लिए मिलता है यहाँ पर, वो दूसरा दवा को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो वो दूसरा दवा है हमारे लिए क्या, सल्फोसल्फ्यूरान। कौन सा दवा यूज करेंगे हम लोग, सल्फोसल्फ्यूरान। ये सल्फोसल्फ्यूरान दवा यूज करेंगे। इसकी हमको मात्रा लगती है 25 ग्राम पर हेक्टेयर, 25 ग्राम पर हेक्टेयर दवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, टू कंट्रोल, इसका हम लोग कंट्रोल करेंगे, टू कंट्रोल नैरोली फीड, नैरो लीफ वीट। ये भी एक प्रकार का क्या है, इसका भी हम लोग उपयोग कहां पर करेंगे, इसका भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं 30 से लेकर के 35 दिन बाद, गेहूं की बुआई करने के 30 से लेकर के 35 दिन बाद। पोस्ट इमरजेंसी सर्विसाइड है, ये भी याद रखिएगा। किसी भी फसल में हमको 20 से 25 दिन से पहले कभी भी हम लोगों को वीडीसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर 20 से 25 दिन पहले अगर हम लोग वीडीसाइड का प्रयोग करेंगे किसी भी फसल पर, तो उसका हमारे फसल के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव, एडवर्स इफेक्ट हमको देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए लगभग हम लोग 30 से 35 दिन में ही जाकर के क्या करते हैं, खरपतवारनाशी का प्रयोग कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, इसमें 25 ग्राम ही लग रहा है। कितना ग्राम लग रहा है, 25 ग्राम प्रति हेक्टेयर ये लग रहा है। अब अगर इस दवा के लिए भी अगर कोई रेजिस्टेंस हो जाता है तो तीसरा नंबर के हमको दवा लेकर के आना पड़ेगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेटा सल्फ्यूरान। क्या बोलेंगे, मेटा सल्फ्यूरान बोलेंगे। ये आ गया हमारे लिए मेटा सल्फ्यूरान। और ये मेटा सल्फ्यूरान जो दवा है, इसकी आवश्यकता पड़ती है हमारे खेत पर 4 ग्राम पर हेक्टेयर। इसका भी यूज करेंगे हम लोग 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग ही यूज करेंगे। ये किसको कंट्रोल करेगा, तो ये कंट्रोल करता है टू कंट्रोल, ये भी कंट्रोल किसको करेगा, नैरोली फीड को। ये भी नैरोली फीड को ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अब देखिए ये यहाँ पर अब ये बात देखने के लिए मिल रहा है कि एक जो दवा है हमको 25 ग्राम लग रहा है, ठीक है, और एक जो दवा है कितना लग रहा है, मात्र 4 ग्राम की आवश्यकता पड़ रही है। तो इन दोनों दवा को हम लोग एक साथ मिला करके क्या कह सकते हैं, इसको मैं क्या कह सकता हूं, माइक्रो हर्बिसाइड भी इसको हम लोग कह सकते हैं। इन दोनों दवा को क्या कह सकते हैं, माइक्रो हर्बिसाइड कह सकते हैं। ये दोनों क्या है, माइक्रो हर्बिसाइड है। कैसा है,
माइक्रो हर्बिसाइड है, ये सूक्ष्म शाकनाशी के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं, क्योंकि इसकी बहुत कम मात्रा ही खेतों पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। देयरफॉर इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो हर्बिसाइड भी कहते हैं। तो 3 दवा देख लिए। चौथा नंबर का जो दवा है, इस चौथे नंबर के दवा को हम लोग जानते हैं 2,4-D के नाम से। किस नाम जानेंगे, 2,4-D के नाम से, ठीक है। अरे 2,4-D जो दवा है ये अलग अलग फॉर्मुलेशन में मिलता है, ठीक है। आपको पाउडर फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है, लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये लिक्विड फॉर्म में है तो 500 ml पर हेक्टेयर, 500 ml पर हेक्टेयर। इसका भी अप्लाई करेंगे हम लोग एट 30 to 35 डे आफ्टर सोइंग यूज करेंगे। इसका यूज किया जाता है टू कंट्रोल ब्रॉड लीफ वीड, ब्रॉड लीफ वीड, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार को नष्ट करने के लिए। अब हमारे खेत पर क्या आ सकता है, चौड़ी पत्ती वाले भी खरपतवार आ सकते हैं, जैसे कि हिरणखुरी आया था, जैसे कि हमारे खेत पर भदुआ भाजी आया था, वो क्या होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं। तो उसको नष्ट करने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा, 2,4-D डालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, खरपतवार का प्रबंधन देखने के लिए मिलता है, खरपतवार का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे इसके सीड रेट के बारे में, अगर हम लोग बात करें कि गेहूं की सीड रेट कितना होता है, तो चलिए सीड रेट भी देख लेते हैं जी, सीड रेट भी देख लेते हैं इसके। सीड रेट, गेहूं की बीज दर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गेहूं की बीज दर जो है वो अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग हमको देखने के लिए मिल सकता है। पहला नंबर पर देखते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल गेहूं की खेती करते हैं, सामान्य गेहूं की खेती करते हैं, याद रखिएगा गेहूं एक ऐसी फसल है जिसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं किया जाता है, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। क्या करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, इसकी कभी भी हम लोग ट्रांसप्लांटिंग नहीं कर सकते। तो नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि, चलिए बताता हूं, नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि, नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि इसको नॉर्मल टाइम पर जब हम लोग लगाएंगे, सामान्य समय पर जब लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी हमको बीज की आवश्यकता होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना लगता है, 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मल जो है उसकी हम लोग खेती कब करते हैं, इसको लगाया जाता है, सब लगभग इसको लगाया जाता है 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर तक लगाते हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या कहेंगे जी, नॉर्मल कहेंगे। अगर गेहूं की लगाने में हम लोगों को देरी हो जाए, सामान्यतः गेहूं लगाने के लिए हम लोगों को लेट हो जाता है, क्योंकि 15 नवंबर तक हमारे धान की फसल जो है वो नहीं कटा रहता है, तो हम लोग गेहूं नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। तो जब गेहूं लगाने के लिए क्या हो जाए, हम लोगों को लेट हो जाए, तो दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। तो यहां पर देखेंगे लेट सोइंग करने के लिए, किसके लिए, लेट सोइंग करने के लिए। तो लेट सोइंग करने के लिए जो बीज दर है उसमें हमको क्या करना है, 25% बीज दर को बढ़ा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना हो जाएगा जी, 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो इसकी खेती कब करते हैं, 15 नवंबर के बाद, आफ्टर 25 नवंबर, 25 नवंबर के बाद जब हम लोग लगाएंगे, तब 25 नवंबर के बाद लगाएंगे, क्या हो जाएगा, लेट सोइंग हो जाएगा। अब अगर हम लोग गेहूं को लाइन से लगाना चाहेंगे, तो एक हमारे पास लाइन से लगाना चाहेंगे तो हम लोग डिबलर का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो डिबलिंग के लिए भी देख लेते हैं। तो डिबलिंग के लिए गेहूं का जो बीज दर है वो होता है 30 से लेकर के 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 30 से लेकर के 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब हम लोग डिबलिंग क्यों करते हैं, टू मेंटेन रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग डिबलिंग का यूज कर रहे होते हैं। तो इसका डिस्टेंस क्या होता है, स्पेसिंग क्या होता है, यहीं पर चलिए देख लेते हैं इसका स्पेसिंग। इसका जो ये स्पेसिंग है, इसका स्पेसिंग होता है, कितना होगा इसका स्पेसिंग, ठीक है, इसका स्पेसिंग होता है 22.5 गुणी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैसा रहेगा, R to R एंड P to P,
ठीक है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, इसका स्पेसिंग हम लोग देखने के लिए मिलता है। अगर हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो हम लोग इसका मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग कितना यूज करते हैं, हम लोग डिबलिंग का यूज कर रहे होते हैं। 22.5 गुणी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर गेहूं को लगाना चाहिए, ऐसा हम लोगों को कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास गेहूं पे क्या सीड रेट। अगर इसके मेथड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से मेथड से हम लोग गेहूं को लगा सकते हैं, ठीक है, तो पहला अगर हम लोग इसके मेथड के बारे में बात करेंगे, मेथड ऑफ सोविंग, मेथड ऑफ सोविंग के बारे में हम लोग अगर बात करेंगे तो पहला नंबर का जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मेथड बोलते हैं। अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, कॉमन मेथड है, इसको सामान्यतः किसान भाई लोग क्या करते हैं, उपयोग कर रहे होते हैं। दूसरा नंबर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, किसका यूज करते हैं, सीड ड्रिल का यूज करते हैं। ठीक है, सीड ड्रिल का यूज करेंगे, और जब सीड ड्रिल का यूज करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ड्रिलिंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब ये सीड ड्रिल का जो मेथड है इसी में क्या किया जाता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, सीड ड्रिल मेथड जो है इसी को भारत देश पर क्या करते हैं हम लोग, सबसे ज्यादा मात्रा पर अपनाते हैं। ये है कॉमन, ठीक है, कॉमन या हम लोग बोल सकते हैं वैज्ञानिक विधि नहीं है। चलिए हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट अ साइंटिफिक मेथड, नॉट अ साइंटिफिक मेथड, ब्रॉडकास्टिंग जो है वो साइंटिफिक मेथड नहीं है, लेकिन ये जो सीड ड्रिल मेथड है इसको सबसे ज्यादा मात्रा पर अपनाया जाता है। मोस्टली एडॉप्टेड इन इंडिया, भारत देश पर सबसे ज्यादा मात्रा पर इसी का उपयोग किया जाता है। सीड ड्रिल मेथड का गेहूं लगाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पेपर में ये भी बात पूछा जाता है कि सीड ड्रिल का उपयोग सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है, तो सीड ड्रिल का उपयोग कहां पर किया जाता है, सबसे ज्यादा गेहूं को लगाने के लिए ही किया जाता है। मोस्टली एडॉप्टेड है, ठीक है। यहां पर टू मेंटेन, क्या मेंटेन होगा, यहां पर मेंटेन होता है रो टू रो डिस्टेंस। याद रखिएगा यहां पर केवल और केवल कौन सा डिस्टेंस मेंटेन होगा, रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन होगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तीसरा नंबर के मेथड में, इसमें इसका जो तीसरा नंबर का मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिबलिंग कहते हैं। ठीक है, और डिबलिंग में अभी मैं आप लोगों को बताया था कि डिबलिंग में क्या हो सकता है। ठीक है, डिबलिंग हम लोग क्या करते हैं, टू मेंटेन, किसको मेंटेन करेंगे, टू मेंटेन R to R and P to P डिस्टेंस, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है डिबलिंग मेथड में। तो ये हो गया हमारे डिबलिंग, ये तो नॉर्मल मेथड है। तो क्या सीड ड्रिल का प्रोडक्शन तो बाद में हुआ होगा, साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे डिबलिंग मेथड में, तो डिबलिंग मेथड का विकास भी बहुत बाद में हुआ होगा। तो क्या इससे पहले के लोग जो थे वो गेहूं को लाइन से सोइंग नहीं करते रहे होंगे जी, गेहूं को पहले के लोग भी क्या करते थे, लाइन में सोविंग करते थे। तो एक अगला नंबर का मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैरा मेथड। क्या बोलते हैं, कैरा मेथड बोलते हैं। ये कैरा मेथड में क्या होता है, चलिए देखते हैं कैरा मेथड में क्या होता है। सीड इज ड्रॉप, सीड इज, चलिए यहां पर अगला नंबर के पेज में देखते हैं, चलिए अगला नंबर के पेज में आ जाते हैं और यहां पर देखते हैं। चौथा नंबर का हमारे पास मेथड था, कौन सा मेथड था, कैरा मेथड। ये कैरा मेथड, तो कैरा मेथड में क्या होगा, व्हेन अ सीड इज ड्रॉप बाय हैंड, व्हेन सीड इज ड्रॉप बाय हैंड, व्हेन अ सीड इज ड्रॉप बाय हैंड, FURROW, furrow made by देसी प्लाऊ, फरो मेड बाय देसी प्लाऊ। यहां पर क्या बोलना चाह रहा है ये कि अगर कोई किसान भाई है, ठीक है, वो अगर देसी हल लेकर के आया, ये देसी हल लेकर के आया, चलिए ये हम लोग देसी हल लेकर के आ गए, इसको मैं अगर बोलता हूं देसी हल बोल देता हूं, ये देसी हल है। ठीक है, अगर हम लोग इसको क्या बोले,
देसी हल बोले, ठीक है, ये इसका हैंडल है, ये इसका क्या है, फर्रो है। तो हमको पता है कि एक बार जब ये देसी हल चलेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देसी हल के एक बार चलने के कारण 10 सेंटीमीटर की क्या बन जाएगी, नाली बन जाएगी। इससे क्या करेगा वो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से हल चलाएगा तो फिर से एक नाली बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर फिर से हल चलाएगा तो फिर से क्या बनेगा, एक एक नाली बनते जाएगा। तो यहां पर एक व्यक्ति होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, हल को चलाने के काम करेगा। हल आगे की तरफ चल रहा होगा, यहाँ पर क्या बन रहा होगा, नाली बन रहा होगा। तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति भी तो हो सकता है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति जो रहेगा, इसके हाथ पर एक टोकरी रहेगा और उस टोकरी पर क्या रखता है वो, उस टोकरी पर वो बीज को रखेगा। जैसे जैसे हल आगे की तरफ बढ़ते रहेगा और ये हल जैसे जैसे आगे की तरफ चलता रहेगा और उसके बाद ये नाली जो बन रहा होगा, उसी नाली में क्या करते रहेगा, ये बीज को ऐसे डालते रहेगा, बीज को क्या करेगा, यहाँ पर ड्रॉप करेगा। तो देसी हल के द्वारा बनाए गए नाली में जब बीज को क्या किया जाता है, हाथों से नाली पर डाला जाता है, तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं केरा मेथड। क्या बोलते हैं, केरा मेथड कहते हैं। तो ये केरा मेथड में लगातार वो बीज को क्या करेगा, नाली पर डाल होगा तो झुका होगा, नाली पर क्या कर होगा, बीज को डाल रहा होगा, तो उसके कमर में दर्द होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। इसका एक और एडवांस मेथड भी है और उस एडवांस मेथड को हम लोग बोलते हैं 5वां नंबर का विधि। और 5वां नंबर पर आ जाता है क्या हमारे पास, पोरा मेथड। क्या बोलेंगे हम लोग, पोरा मेथड बोलेंगे। ये हो गया हमारे लिए क्या, पोरा मेथड। और इस पोरा मेथड में क्या बोला जाता है, पोरा मेथड में, व्हेन seed is dropped by, when a seed is dropped by funnel, 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 or NYE, funnel or nine, furrow, in a furrow made by देसी प्लाऊ में जो हमारे पास देसी प्लाऊ बन रहा है, अब उसमें हमको क्या करना है, देसी प्लाऊ में हमको बीज को हाथों से नहीं डालना है, बीज को हाथों से नहीं डालना है। तो हाथ से नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है, यहां पर दूसरा नंबर की कंडीशन हम लोग अपनाते हैं। यहां पर जो इसका हैंडल है, यहां पर एक हम लोग क्या बना देंगे, चाड़ी बना देंगे, चाड़ी लगा देंगे और इस चाड़ी से हम लोग लेकर के आएंगे, पाइप लेकर के आएंगे। ये चाड़ी से हम लोग क्या किए, यहाँ से पाइप लगा दिए, ठीक है, ये हमारे लिए क्या है, ये चाड़ी है, समझ लेना, कीप है, फनल है, ठीक है। अब इस चाड़ी पर क्या कर दिया जाएगा, बीज को डाल दिया जाएगा। ये बीज को यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, बीज को यहाँ पर भर दिए। अब ये छोटा सा होगा, 1 किलोग्राम आधा किलोग्राम की कैपेसिटी वाला होगा। अब जैसे जैसे देसी हल आगे की तरफ चलता जाएगा, वैसे वैसे यहाँ से बीज क्या होते जाएंगे, नीचे पर गिरते जाएंगे। तो यहाँ पर देसी हल के द्वारा नाली बनाया जाएगा और उस नाली में बीज को फनल या नाई के द्वारा क्या किया जाएगा, गिराया जाएगा। जैसे ही इसमें फनल में बीज की कमी हो जाएगा, ये सेकंड नंबर का जो व्यक्ति होगा आकर के उसको क्या कर देगा, फिलअप कर देगा। मतलब अब उसको झुक करके बीज डालने की, हाथों से बीज डालने की आवश्यकता नहीं है। तो इस विधि में क्या होता है, एफिशिएंसी हमको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो पेपर में ये भी पूछा जा सकता है, जब हाथ से बीज डालेंगे तब उसको कौन सी विधि के नाम से जानेंगे, फनल से बीज डालेंगे तो उसको कौन सी विधि के नाम से जानेंगे। या सीधा आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि केरा और पोरा विधि जो है किस फसल से संबंधित है। तो केरा और पोरा विधि जो है वो गेहूं के खेत से ही क्या मिलता है, क्या देखने के मिलता है, हमको संबंधित देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, गेहूं लगाने की 5 मेथड। 6वां नंबर का जो मेथड होता है गेहूं लगाने के, उसको हम लोग बोलते हैं FRI मेथड, ठीक है। क्या मेथड बोलेंगे, FRI बीन मेथड बोलते हैं। चलिए 6वां नंबर का मेथड होगा ना, FRIB, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, चलिए फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा FURROW, फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड, ठीक है, फरो इरिगेटेड राइज्ड बेड मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि गेहूं के खेत पर हम लोग 6 बार सिंचाई कर रहे थे और किसान भाई के पास 6 बार सिंचाई करने के लिए पानी नहीं था, 3 बार ही सिंचाई करने के लिए उसके पास पानी था। अब अगर उसके पास 3 बार सिंचाई करने के लिए पानी है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 बार 5 बार 6 बार हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ पर पानी को बचाया जाता है। तो पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं, हम अपने खेत को क्या कर देते हैं, मॉडिफाइड कर देते हैं, ठीक है। तो मॉडिफाइड कैसे करेंगे,
ये मान के चलिए हमारे पास ये पहला नंबर के कंडीशन पर ए नंबर के खेत था, अब इसको हम लोग मॉडिफाइड कर देंगे बी नंबर पर। कैसे मॉडिफाइड करेंगे? बी नंबर पर मॉडिफाइड करेंगे। चलिए मॉडिफाइड करके देखते हैं इसको। ये हमारे पास खेत है, तो इसमें क्या बनाया जाएगा? एक चौड़ा बेड बना दिया जाएगा। चौड़ा बेड बनाए, नाली बनाए, फिर से हम लोग क्या करेंगे? बेड बनाएंगे, फिर से नाली बनाएंगे और फिर से क्या बना देंगे? हम लोग बेड बना देंगे। तो ये हमारे लिए बेड बन गया है, ये बेड बन गया, ठीक है। मतलब बेड को क्या कर दिया जाता है? ऊपर की तरफ उठा दिया जाता है और उसके बीच बीच पर क्या बना दिया जाता है? नाली बना दिया जाता है। ये हमारा खेत क्या हो गया? अब बन चुका, ठीक है। गेहूं लगाने के लिए हमारा खेत क्या हो चुका है? तैयार हो चुका है। अब इस खेत पर किया जाएगा? गेहूं को लगाया जाएगा। यहाँ पर हम लोग गेहूं को लगा देंगे। ये यहाँ पर गेहूं लगा हुआ है, ये गेहूं लग गया हमारे खेत पर, ठीक। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को सिंचाई करना होगा तो ये जो नाली है यहाँ पर क्या किया जाता है? पानी को दिया जाता है। ये नाली पर हम लोग क्या कर देंगे? पानी को दे देंगे। तो अब हमको पता है कि नाली पर जब हम लोग पानी डालेंगे, नाली पर जब सिंचाई किया जाएगा तो नाली से पानी क्या होने लगेगा? सीपेज होने लगेगा, और ये सीपेज होकर के इधर के एरिया पर आकर के पूरा इसको क्या कर देगा? भीगा देगा। साथ ही साथ ये इधर चला जाएगा, ये भी इधर चला जाएगा और ये इधर जाकर के पूरे गेहूं के खेत को क्या कर देता है? भीगा देता है। मतलब कम पानी में हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा पर क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। इसी मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? FRIB मेथड बोलते हैं। और यही मेथड जो है वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। इट इज अ बेस्ट मेथड ऑफ wheat कल्टीवेशन। गेहूं की खेती करने की क्या है? सबसे अच्छी विधि माना जाता है, ठीक है जी। तो ये आपको लोग क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए हम लोग इसके वेराइटी के बारे में पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन सा इसमें वेराइटी पाया जाता है। सिंगल जीन ड्वार्फ वेराइटी, डबल जीन ड्वार्फ वेराइटी, ये सारी चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। थोड़ा अब हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे गेहूं पर क्या होता है। बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट का भी हम लोगों को आक्रमण देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखते हैं गेहूं में इंसेक्ट पेस्ट के आक्रमण के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले डिजीज देखते हैं इसका। डिजीज देखते हैं, बीमारी देखते हैं। तो जो पहला नंबर का बीमारी होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेम रस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेम रस्ट। और इसी स्टेम रस्ट को हम लोग ब्लैक रस्ट के नाम से भी जानते हैं। स्टेम रस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक रस्ट के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, स्टेम रस्ट को क्या बोल सकते हैं? ब्लैक रस्ट भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेम रस्ट और ब्लैक रस्ट में, तो इसका ये जो काउजल ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, क्या होगा? काउजल ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है पक्सिनिया। क्या होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई होता है। पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई क्या होगा? पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई होता है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है। चलिए यहाँ पर लिखता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। वही मैं सोच रहा था यहाँ ना लिखूं करके। चलिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं। इसका ये जो काउजल ऑर्गेनिज्म है वो होता है पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई। क्या होता है? पक्सिनिया ग्रैमिनी ट्रिटिसाई। अगर इसके हम लोग अल्टरनेट होस्ट के बारे में बात करेंगे, मतलब गेहूं का पौधा हमारे खेत पर नहीं रहेगा तो ये किसके पौधे के ऊपर जिंदा रहेगा? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? अल्टरनेट होस्ट। तो इसका जो अल्टरनेट होस्ट जो होता है वो होता है बारबेरी। क्या होता है? बारबेरी का पौधा जो है इसका क्या है? अल्टरनेट होता है। पहला नंबर का रस्ट देखने को मिलता है। दूसरा नंबर का जो रस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लीफ रस्ट। लीफ रस्ट, या इसी लीफ रस्ट को एक और नाम से जाना जाता है ब्राउन रस्ट के नाम से। किसके नाम से? ब्राउन रस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसका जो काउजल ऑर्गेनिज्म है, काउजल ऑर्गेनिज्म जो है वो होता है पक्सिनिया ग्रैमिनी, पक्सिनिया ग्रैमिनी, पक्सिनिया ग्रैमिनी रिकॉन्डेटा होता है।
क्या होता है पक्सिनिया ग्रामिनी रिकॉन्डेटा। इसके अल्टरनेट होस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, अल्टरनेट होस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका अल्टरनेट होस्ट जो है वो होता है, क्या होता है, थैलेकॉइड्स। थैलेकॉइड एक पौधा है थैलेकॉइड, जिसके ऊपर क्या रहता है, ये जो फंगस है ये जिंदा रहता है। ठीक है, तो दो प्रकार के रस्ट देख लिए। तीसरा नंबर का जो हमारे पास रस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, अब हमारे पास हो गया स्टेम, हो गया लीफ, हो गया, अब आता है हमारे पास स्ट्रिप रस्ट। स्ट्रिप रस्ट या इसी स्ट्रिप रस्ट को हम लोग येलो रस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस नाम से येलो रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो येलो रस्ट है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है, अगर इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पक्सिनिया ग्रामिनी, पक्सिनिया पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रीफॉर्मिस। क्या होता है, स्ट्रीफॉर्मिस होता है। ठीक है, पक्सिनिया ग्रामिनी स्ट्रीफॉर्मिस होता है। और यह जो ये बीमारी है ये एक प्रकार का क्या है, एयर बॉर्न डिजीज है। तो एक पॉइंट और यहीं पर नोट कर लेंगे, इट इज AIR एयर BORN बॉर्न डिजीज। ये क्या होता है, एयर बॉर्न डिजीज होता है। ये मतलब हवा के द्वारा फैलता है, देयरफॉर इसका हमको अल्टरनेट होस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, अल्टरनेट होस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये हमारे पास एक बीमारी हो गया रस्ट, और ये रस्ट होता है कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक बार कहां पर हो सकता है, वो स्टेम पर, एक बार लीफ पर देखने के लिए मिल सकता है, एक बार वो लाइनर अरेंज्ड होता है, देयरफॉर हम लोग उसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप रस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये 3 बीमारी या एक बीमारी आप लोग बोलो, जैसा बोलना चाहो। ठीक है, इसका एक जो प्रमुख बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं लूज स्मर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है लूज स्मर्ट। क्या बोलते हैं, लूज स्मर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, लूज स्मर्ट। इसका ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है ये होता है, ये आप लोगों को डायरेक्ट याद करना पड़ेगा भाई, इसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं। ठीक है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो है अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। अब मैं यहाँ पर एन को बड़ा लिखा हुआ हूं, आप लोग एन को बड़ा ना लिखेंगे, छोटा लिखेंगे। ठीक है, सारे अक्षर क्या रहेंगे, छोटे में रहेंगे। पहला अक्षर बस कैपिटल होता है बॉटनिकल नेम में, बाकी सारे क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अंडरलाइन भी कर लेना, अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसाई। यह जो बीमारी है, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का बीमारी है करके। तो लूज स्मर्ट जो होता है वो कैसा होता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है। कैसा रहता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। तो इट इज अ internally seed borne, it is a internally seed borne disease, it is a internally seed borne disease। यह एक आंतरिक बीज जनित रोग होता है। अब ये आंतरिक बीज जनित रोग होता है मतलब इसका कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं हम लोग। यहाँ पर किसका स्प्रे करेंगे हम लोग, वीटावेक्स का स्प्रे करना है। वीटावेक्स का स्प्रे करना है, या तो फिर आप लोग सीड ट्रीटमेंट भी क्या कर सकते हैं, वीटावेक्स से कर सकते हैं, या तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, सीड ट्रीटमेंट विथ वीटावेक्स से ही करना है। वीटावेक्स से सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या तो फिर हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सोलर हीट ट्रीटमेंट। क्या करना पड़ेगा, सोलर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब सोलर हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा मतलब क्या करना पड़ेगा, गर्मी के दिन पर हम लोगों को बीज को सुखाना पड़ेगा। और गर्मी के दिन पर जब बीज को सुखा देंगे तो उसके अंदर पर ये जो फंगस है, मान के चलिए गेहूं का बीज है,
इसके अंदर में जो फंगस पहुंच चुका है, अब इसको गर्मी के दिन पर जब हम लोग फ्लोर पर, सीमेंटेड फ्लोर पर जब हम लोग सुखाएंगे तो गेहूं के बीज का तापमान लगभग 52 डिग्री सेंटीग्रेड 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। उस टेम्परेचर पर ये फंगस क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, मर जाएगा, समझ लेना। तो हम लोगों को सोलर हीट ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अपना सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज। तो आप लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे, ये कैसा होता है, इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज होता है, लूज दिस मत। इसमें जो अगला नंबर का जो बीमारी है उसको हम लोग जानते हैं करनाल बंड के नाम से, शायद तीसरा नंबर का बीमारी होगा, करनाल बंड के नाम से जानते हैं। और ये करनाल बंड जो है इसका काउजल ऑर्गेनिज्म जो है, करनाल बंड का काउजल ऑर्गेनिज्म, इसका काउजल ऑर्गेनिज्म होता है, क्या होता है, निवोसिया इंडिका। निवोसिया इंडिका क्या होता है, निवोसिया इंडिका होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे कि ये एक प्रमुख बीमारी है भाई गेहूं का, ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कैंसर ऑफ व्हीट। इसे गेहूं का क्या कहते हैं, कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है। यह क्या होता है कि फाउल स्मेल आने लगता है हमारे खेत पर, ठीक है। ये क्या करता है, रेड्यूस एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट। गेहूं की जो हम लोग निर्यात करना चाहते हैं उसके गुण को क्या कर देता है, ये प्रभावित कर देता है, ड्यू टू FOUL फाउल, ठीक है, क्या आएगा, फाउल स्मेल। गेहूं के खेत में हम लोग जा करके देखते हैं तो बदबू आने लगता है, सड़ी हुई मछली के जैसे बदबू आने लगेगा, या तो फिर वो सड़े हुए अंडे के जैसे क्या आने लगेगा, बदबू आने लगता है। तो आप लोग सोचिए कि गेहूं के जो बीज है वहां पर इसके जो स्पोर है वो क्या निकाल रहे हैं, केमिकल निकाल रहे हैं, और वो केमिकल जो है वो बदबू कर रहे हैं। तो बदबू वाले कोई गेहूं के आटा खाना पसंद करेगा क्या, नहीं खाना पसंद करेगा। देयरफॉर हमको पूरे के पूरे गेहूं के खेत में जो जितना सारा प्रोडक्शन मिला हुआ है उस सारे प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है, डैमेज करना पड़ता है, ठीक है, या हम लोगों को क्या, उसको हम लोगों को डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है, क्योंकि उसको कोई मार्केट में खरीदेगा ही नहीं। तो इसके जो एक्सपोर्ट क्वालिटी को क्या करेगा, एक्सपोर्ट क्वालिटी को क्या करता है, ये डिक्रीज कर देता है। इतना खतरनाक बीमारी होता है, फाउल स्मेल आ जाता है। और ये फाउल स्मेल क्यों आता है, ट्राइमेथाइल एमीन के कारण। चलिए लिख ले रही है यहीं पर, ट्राई मेथाइल अमाइन के कारण क्या होता है, फाउल स्मेल हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, ये करनाल बंट में। ये तीसरा नंबर का बीमारी हो गया, ठीक है। अगर चौथे नंबर की बीमारी पर हम लोग बात करें, देखिए आपका जो सिलेबस है, ठीक है, उसमें जनरल इंट्रोडक्शन बस है, तो आप लोगों को ज्यादा एकदम डीपली नहीं पढ़ना इन सब चीजों के बारे पर, थोड़ा सा कम कम पढ़ेंगे, ठीक है। डीपली जहां पर जरूरत होगा वहां पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगला एक बीमारी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोलिया डिजीज। क्या बोलते हैं, मोलिया। और ये जो मोलिया डिजीज जो होता है ये होता है नीमाटोड के कारण। नीमाटोड मतलब सूत्रकृमि के कारण होगा। किसके कारण जी, सूत्रकृमि के कारण होगा। और ये जो सूत्रकृमि है ये होता है हेट्रोडेरा, क्या होता है, हेट्रोडेरा अवेनी। ये है हेट्रोडेरा अवेनी के कारण क्या हो जाएगा, मोलिया डिजीज हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करेंगे पांचवा नंबर पर, तो पांचवा नंबर पर एक और डिजीज आता है, 5 डिजीज तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा। एक डिजीज होता है टुंडू डिजीज। टुंडू। अब ये जो टुंडू डिजीज होता है ये किसके कारण होता है, वायरस के कारण होगा, और साथ ही साथ नीमाटोड के कारण होता है। वायरस और नीमाटोड दोनों के कारण होगा, ये वायरस और नीमाटोड दोनों के कारण होगा। याद रखिएगा, गेहूं में होता है टुंडू डिजीज और राइस में होता है क्या, टुंगरू डिजीज। क्या होता है, टुंगरू। टुंगरू वाला वायरल डिजीज होता है और ये वायरल प्लस क्या है, नीमाटोड वाला डिजीज है। तो ये 5 बीमारी कम से कम आप लोगों को गेहूं के खेत पर आना चाहिए। अगर हम लोग इंसेक्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो इसके इंसेक्ट अगर हम लोग देखना चाहेंगे, इंसेक्ट के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसका ये जो प्रमुख इंसेक्ट हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो होता है टर्माइट होता है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेजर इंसेक्ट। मेजर
इंसेक्ट जो है, ठीक है, मेजर इंसेक्ट क्या होता है इसका, टर्माइट। क्या होता है, टर्माइट। अब ये टर्माइट क्या करता है, सेल्यूलोज को खाना पसंद करता है, और सेल्यूलोज को खाने के लिए क्या कर देता है, गेहूं के पौधे को जड़ से क्या कर देता है, वो काट देता है। तो टर्माइट ही होता है इसका क्या, मेजर डिजीज। दूसरा नंबर का इसका जो डिजीज, मेजर डिजीज बोलते हैं, मेजर इंसेक्ट होता है। दूसरा नंबर का इसका जो इंसेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पिंक स्टेम बोरर। पिंक स्टेम बोरर, ठीक है, क्या बोलते हैं, पिंक स्टेम बोरर बोलते हैं। चलिए आर को ऐसा बना देता हूं, पिंक स्टेम बोरर। अब ये जो पिंक स्टेम बोरर है इसका साइंटिफिक नेम होता है सिसेमिया इन्फेरेंस। सिसेमिया इन्फेरेंस क्या होगा, सिसेमिया इन्फेरेंस स्टेम बोरर। ये भी धान गेहूं के खेत पर लगता है, सिसेमिया इन्फेरेंस भी लगता है। टर्माइट का तो आप लोगों को पता ही होगा, टर्माइट का क्या होता है, अगर इसके बॉटनिकल इसके साइंटिफिक नेम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, ओडेंटोटर्मस ओबेसस। क्या होता है, ओडेंटोटर्मस ओबेसस। ये दो इंसेक्ट जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। एक पॉइंट और हमको देखना है यहाँ पर गेहूं में, कि गेहूं के लिए बेस्ट इंटरक्रॉप जो होता है, बेस्ट इंटरक्रॉप जो है, बेस्ट इंटरक्रॉप जो है वो है मस्टर्ड। क्या होता है, मस्टर्ड। और इसको लगाया जाता है कितने में, 9:1 पर लगाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कितने में लगाएंगे, 9:1 पर लगाया जाता है। तो यहां तक आप लोगों को गेहूं हमारा यहां तक क्या हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे क्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।